अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इब्राहिम फिरज़ादा। नाज़रीन, ज़बरदस्त किस्म के मैचेस इस वक्त जारी हैं वर्ल्ड कप के अंदर, कतर के अंदर। और इस कतर के मैचेस के अंदर दिलचस्प हमें मैचेस ये नज़र आ रहे हैं कि कमज़ोर टीमें यानी कि 22 नंबर की टीम 7वें नंबर की टीम को हरा देती है, और कहीं पर आपको 52वें नंबर की टीम आपको तीसरे नंबर की टीम को हराते हुए नजर आती है। लेकिन कल के मैच की खास बात ये थी जो कि पुर्तगाल और स्विट्ज़रलैंड के दरमियान खेला गया, उसमें सब यही पूछ रहे थे कि वेयर इज़ रोनाल्डो, और कहाँ थे रोनाल्डो, क्यों नहीं मैच में हमें दिखाई दिए, और आए भी तो थोड़ी देर के लिए आए। तो ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ फुटबॉल एक्सपर्ट मौजूद हैं अहमद सईद साहब। बहुत शुक्रिया अहमद सईद, आपने हमें ज्वाइन किया। क्या कहेंगे, जब मैच हुआ था सऊदी अरब वर्सेस अर्जेंटीना तो सब कह रहे थे वेयर इज मेसी, वेयर इज मेसी। कल रोनाल्डो के फैन यानी कि 500 मिलियन फॉलोअर्स देख रहे थे कि वेयर इज रोनाल्डो, तो कहाँ थे रोनाल्डो? जी, कल के मैचेस की सबसे बड़ी हेडलाइन ज़ाहिर यही है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बेंच पे थे। लेकिन माज़रत के साथ मुझे सबसे पहले आपसे थोड़ी सी काउंटर आर्ग्यूमेंट करना है कि आपने मोरक्को को कमज़ोर टीम क्यों बोल दिया है कल के मैच के बाद। मोरक्को 22वें नंबर की टीम 7वें नंबर की टीम को हरा रही है, लेकिन उसको डिस्कस कर रहे हैं पहले पुर्तगाल के बारे में। आप ये कर सकते हैं काउंटर? जी बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त हम जो पाकिस्तानी शायकीन हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनके दिल जो है वो मोरक्को वालों के साथ धड़क रहे हैं। और कल के शो में हमने ये बात की थी कि हमारा दिल मराकेश के साथ है। बज़ाहिर बहुत मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन जो सबसे पहला शो हमने किया था उसमें हमने ये भी कहा था कि मिरेकल्स डू हैपन, और उसके बाद मिरेकल्स की जो है वो, जी हाँ, उसके बाद मिरेकल्स की। लेकिन सवाल अभी यही है कि वेयर इज रोनाल्डो, कल जो आवाम पूछ रही थी। जी हाँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में कल के मैच से पहले ये रूमर्स आना शुरू हो गई थी कि आज के मैच में शायद वो नज़र ना आए शायकीन को स्टार्टिंग 11 में। देखिए, उसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो ये बात क्लियर करें कि उन्हें सिर्फ रोनाल्डो को नहीं बेंच पे बिठाया, उन्होंने अपनी टीम के 3 फर्स्ट प्लेयर्स जो प्रीवियस सारे मैचेस खेलते आ रहे थे, जो कांसेलो उनके राइट बैक थे, रूबिन नेवेस जो उनके मिडफील्डर हैं, रेगुलर स्टार्टर हैं उनकी टीम के, उनको भी बेंच पर बिठाया, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी उस साथ उन्हें बेंच पर बिठाया। और हमने ये देखा कि इन 3 तब्दीलियों के बाद जब पोर्चुगल की टीम मैदान में उतरी तो वो जो पहला हाफ उन्होंने स्विट्ज़रलैंड की टीम के खिलाफ खेला, वो मेरा ख्याल है कि इस वर्ल्ड कप में पोर्चुगल की फुटबॉल की जो नेशनल टीम है उसका बेहतरीन फर्स्ट हाफ था। और सबसे ज़्यादा गोल्स भी हुए हैं। अगर आप राउंड ऑफ 16 की बात करें तो आपको पूरे राउंड ऑफ 16 में इतने ज़्यादा गोल, जी हाँ, 6-1 से आप नॉकआउट मरहले के अंदर जा रहे हैं। नॉकआउट स्टेजेस में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि किसी टीम ने 6 गोल स्कोर की हैं। इससे पहले आपको याद होगा वो फेमस मैच जब ब्राज़ील की फुटबॉल टीम जो है वो किस्सा पारीना बन गई थी ब्राज़ील के अंदर ही, और जर्मनी की टीम ने उनको 7-1 के स्कोर से वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल। और बड़ा यादगार मैच था और बहुत बाइस शर्मिंदगी भी बना था। जी हाँ, फर्स्ट हाफ में जर्मनी की टीम ने रामोस ने हैट्रिक की है जो पुर्तगाल के प्लेयर है, और एक लोगों को मैसेज दिया है कि पुर्तगाल जो है वो आने वाले वर्ल्ड कप के अंदर भी तैयार है। जी, हम कल अगर आप रोनाल्डो को समझते हैं कि वो हिस्सा है, उसका आखिरी वर्ल्ड कप है, तो नहीं, हमें इजी नहीं लेना। जी हाँ, हम कल के शो में हमने इसके ऊपर तफसील से बात की, पोर्चुगल की टीम की डेप्थ के ऊपर हमने बात की, और हमने ये कहा कि ये जो 11 अब जमा हुई है पोर्चुगल की, ये शायद वर्ल्ड कप की तारीख में उनकी बेहतरीन टीम है अपनी डेप्थ के लिहाज से, ऑप्शंस के लिहाज से। और हमने ये देखा कि उन्हें अब टीम स्टार्टर्स को रिप्लेस किया तो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर जो है वो उनसे ही बढ़कर थे, यानी गोंकालो रामोस जो हैं, जो इन्हें कल हैट्रिक स्कोर की, उनके ऊपर जिम्मेदारी का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि वो फुटबॉल की तारीख के चंद अजीम फुटबॉलर्स में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रिप्लेस करने के लिए आए, और उस 21 नौजवान ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। पहले 10 मिनट में पोर्चुगल की टीम मतलब थोड़ी स्लो थी, मैच को समझने में उन्हें वक्त लिया, लेकिन जब उनको समझ आ गई, जब उस टेम्पो को उन्होंने मैच कर लिया, उन्होंने पहला गोल, तो 17 मिनट में ही उन्हें पहला गोल स्कोर कर दिया। और रामोस की आप अगर पेस देखें, उनकी आप जो अवेयरनेस थी गेम के साथ उसको आप देखें, और उनके फिनिशिंग टचेस को देखें, तो ये एक बहुत बोल्ड डिसीजन था जिसका पूरा क्रेडिट उनके कोच फर्नांडो सैंटोस को जाना चाहिए पोर्चुगल की टीम के। और यूरो 2016 का वो तारीखी मैच भी आपको याद होगा जिसमें शायकीन क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब बेंच पर थे तो वो अपनी टीम को कोच के साथ मिलकर इंस्ट्रक्शन देते हुए नजर आ रहे थे। तो बहुत सारे शायकीन ने उस पर ये बात भी की कि ये कोच खुद शायद कमज़ोर है बेचारा, और इससे जो है वो डिसीजन नहीं हो पा रहे, तो अपने जो सीनियर प्लेयर हैं उनको साथ मिला के टीम को चला रहे हैं। तो कल उन्होंने बता दिया कि हु इज द बॉस। जी हाँ, कल उन्होंने प्रूव किया है। अच्छा, अब मैनेजर के हवाले से हम लोग बात करें, कुछ मैनेजर्स तो ये थे कि उन्होंने अपना बड़ा कॉन्फिडेंस एक दिखाया और उसमें एक उन्होंने फैसला लिया। कल एक मैनेजर थे जिनका नाम था लुइस एनरिके, जो 100 पेनल्टी शूट्स करवाते थे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि ये वही मैदान था जहाँ पर आसिफ अली छक्कों की प्रैक्टिस करते थे?
देखिए ये 100 नहीं है, ये उन्होंने ये कहा कि मैंने जो टीम सेलेक्ट की है उनमें से हर प्लेयर से मैंने ये डिमांड की है कि वो तकरीबन 1000 पेनल्टी किक्स की प्रैक्टिस कर आएगा। अच्छा। क्योंकि यूरो 2020 में स्पेन की टीम तो ऑलमोस्ट यही सेट था। वाली बात होगी। जी हाँ, वो शायद उसी स्टेडियम में प्रैक्टिस करके आए हैं जहाँ पे आसिफ अली 150 छक्के मारते हुए हैं। उसके बाद आसिफ अली का भी करियर ख़त्म हो गया और उसके बाद स्पेन की टीम भी जब इस वर्ल्ड कप में आई है तो कल के स्पेन की टीम ने जो है वो आपने देख लिया कि मोरक्को की टीम के खिलाफ उनसे 120 मिनट तक भी गोल स्कोर नहीं हुआ और फिर पेनल्टीज़ के अंदर जाकर भी उनसे इवन 3 पेनल्टीज है जो कि गई है। और ऐसा लग रहा था तारिक बिन ज़ियाद ने स्पेन पे हमला कर दिया है। जी हाँ, इससे पहले सेनेगल की टीम 2002 के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर चुकी है। सेनेगल की पॉपुलेशन भी ऑलमोस्ट 90% मुस्लिम है। मराकश जो है वो इस लिहाज से मुनफरिद है कि ये अरब दुनिया की पहली टीम है जो क्वार्टर फाइनल में जाने में कामयाब हुई है। से गया था। जी हाँ, और इसमें एक दिलचस्प तबसरा कल ये भी सुनने को मिला कि ये सारे वही लोग हैं जिनको 16वीं सदी के अवाखिर में हिस्पानिया से निकाल दिया गया था और वो शुमाली अफ्रीका के मुल्क मराकश में चले गए थे। तो उन्हीं की औलाद ने जो है वो कल आके एक बहुत बड़ा अपसेट किया और उन्होंने एक बार फिर दोबारा से यूँ कहिए कि उनलस को फतह कर लिया। और स्पेन की टीम के टैक्टिक्स के बारे में हमने कल बात की थी, उनकी टीम सिलेक्शन के बारे में बात की थी और वो टीम सिलेक्शन कल एक्सपोज हो गई है। वो जो ओवर रेटेड एक लेकर गए थे अपने साथ मिडफील्ड के 3-4 प्लेयर जिनके नाम बार बार लिए जा रहे थे, वो नौजवान मिडफील्डर थे सारे। मेरा ख्याल है कि वो अभी 1000 से ज़ायद पासेस, 77% बॉल पोजेशन। इसका मतलब है कि आपने तो मोरक्को को खेलने नहीं दिया। जापान की टीम से जो मैच वो 2-1 से हारे थे उसमें भी उनके पास 83% बॉल पोजेशन था। अच्छा। कल उन्होंने 1019 पास कंप्लीट किए और इस वर्ल्ड कप में उन्होंने एक हाफ में सबसे ज़्यादा पासेस का रिकॉर्ड भी बना लिया 1966 के वर्ल्ड कप के बाद। आप एक और बात भी दिलचस्प बात यह है कि ये नोट करेंगे कि 1966 के बाद से बहुत ज़्यादा स्टैट्स शेयर हो रहे हैं। तो 1966 के वर्ल्ड कप की खास बात यह है कि उसके बाद से लेकर अब तक स्टैट्स को काउंट करना शुरू कर दिया गया था। तो उससे पहले के जो रिकॉर्ड्स हैं फुटबॉल के वो उस तरह से शायद बहुत ज़्यादा मयारी नहीं हैं। उसके बाद से वर्ल्ड कप में जो है वो प्रॉपर काउंटिंग स्टार्ट हुई स्टैटिस्टिक्स की। और पहले के गोल्स के बारे में भी ये कहा जाता है कि पहले के जो तकरीबन 1100 से ज़ायद कुछ गोल्स का वो क्लेम करते हैं, तो उसमें से 700 या 750 के करीब गोल्स ऐसे हैं कि जो मुस्तनद हैं। उसके अलावा जो गोल हैं उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अच्छा, तो 119वें मिनट के अंदर कल तब्दीली की गई और वो तब्दीली जो थी वो हो सकता था गोड्जे भी आ सकता था जिसने जर्मनी को उन्होंने वर्ल्ड कप जिता दिया था। वो जो 119वें मिनट की सर्बिया के जो पैब्लो सराबिया है, सराबिया, और उसकी जो तब्दीली की गई उसको किस तरह से देख रहे हैं? पहले क्रॉस पार, फिर आपने पोल को लगा दिया और पेनल्टी जो है वो 0। जी देखें, बड़े मैचेस में इस तरह हो जाया करता है और यूरो 2020 की हमने मिसाल दी है, उसमें भी इंग्लैंड की जानिब से जिन प्लेयर्स ने पेनल्टी मिस की थी उसमें बुकायो साका और जो दूसरे प्लेयर उनके रैशफोर्ड थे वो भी सब्सटीट्यूट होकर ही आए थे सिर्फ पेनल्टी स्कोर करने के लिए और वो दोनों ही पेनल्टी मिस कर गए। तो ये हो जाया करता है इस तरह। और इसके साथ ही एक दफ़ा वजह क्या सामने है? देखें ना, अगर आप क्रोएशिया का मैच देखते हैं वर्सेस जापान, आपको नज़र आता है कि एक्सपीरियंस टीम थी क्रोएशिया की और जापान जो थी वो यंगस्टर्स के ऊपर सारी टीम थी, उनके पास इतना एक्सपीरियंस था। लेकिन जिस तरह से कल जज किए हैं गोलकीपर ने, यासीन ने, क्या खूबसूरत उसने। यासीन बोनो इस वक्त ला लीगा के क्लब सिविया में खेलते हैं, इससे पहले एटलेटिको मैड्रिड की भी नुमाइंदगी कर चुके हैं। और एक ख़ास बात जिसका मैं तज़किरा करना चाहूँगा बार बार, उस प्रेशर सिचुएशन के अंदर भी जब तमाम प्लेयर्स की ज़ाहिर है कि उनको अपनी नर्व सेटल करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और साफ नज़र आ रहा था कि दोनों टीमें बहुत दबाव में खेल रही हैं, उस वक्त भी यासीन बोनो आपको मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे थे। बिल्कुल। और पूरे शूट आउट्स के दौरान उन्होंने मतलब जिस कामनेस का मुजाहरा किया और जो एक ऑर्डिनरी प्लेयर से एक अच्छे प्लेयर में जो क्वालिटी आपको डिफ्रेंशिएट करती है वो शायद यही होती है कि वो प्रेशर सिचुएशन के अंदर अपने आप को कूल रखता है, अपने आप को काम रखता है। तो उस कामनेस के साथ जो उन्होंने गोल कीपिंग की है, शानदार गोल कीपिंग, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज बाय एनी गोल कीपर इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री। और यासीन बोनो को जितना भी इसका क्रेडिट दिया जाए वो कम है। वो ओवरनाइट सेंसेशन बन चुके हैं इस वक्त मराकश के अंदर। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने मैच के बाद की उसमें भी वो आपको बिल्कुल उस तरह ही हंसते मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे। और उनका बनता भी था, बेशक उनको प्लेयर ऑफ द मैच नहीं करार दिया गया। जी हाँ, प्लेयर ऑफ द मैच भी मतलब आमतौर पर तो उस टीम को दिया जाता है जो जीतती है, जीतने वाली टीम होती है। तो लेकिन कल स्पेन के जो सेंटर बैक हैं रॉड्री, और स्पेन की टीम सिलेक्शन की हम बार बार बात कर रहे हैं, रॉड्री असल में सेंटर बैक नहीं है। रॉड्री मैनचेस्टर सिटी के लिए डिफेंसिव मिडफील्डर खेलते हैं। लेकिन इस वर्ल्ड कप में जो टीम सिलेक्शन की उसमें चूंकि वो सर्जियो रामोस को साथ लेकर नहीं आए और जो उनके सीजन सेंटर बैक्स थे स्पेन की टीम के पास, उनमें से बहुत सारे प्लेयर्स को वो नहीं लेकर आए इस बुनियाद पर कि मैं यंग टीम खिलाना चाहता हूँ। तो रॉड्री को उन्होंने सेंटर बैक में एडजस्ट किया हुआ था। रॉड्री ने इस वर्ल्ड कप में एक रिकॉर्ड ये बनाया है कि उन्होंने
एक प्लेयर के जानिब से किसी भी वर्ल्ड कप एडिशन में किए जाने वाले सबसे ज़्यादा पासेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और ये रिकॉर्ड इससे पहले स्पेन के ही जावी हर्नांडेज के पास था, जिन्होंने 2010 की जो स्पेन की फेमस वर्ल्ड कप विनिंग साइड थी उसके लिए 599 पासेस कंप्लीट किए थे। तो रॉड्री ने इस वर्ल्ड कप में 600 प्लस पासेस जो है वो अब तक कंप्लीट कर लिए हैं। और पासेस कंप्लीट की हम अगर बात कर रहे हैं, स्पेन के भी आप बहसीत टीम स्टैट्स उठाकर देख लें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टैट। लेकिन एक बात याद रखें कि पोजेशन विदाउट पेनिट्रेशन इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। आप अगर सिर्फ बॉल लेकर, यानी वो मिसबाहुल हक की तरह अगर आप जाके टुक टुक करना शुरू हो गए हैं, आप बॉल रोकी जा रहे हैं, इस तरह आप एक प्लेयर को पास बुला के पास करी जा रहे हैं, उसमें कोई इंटेंट नज़र नहीं आ रहा, कोई पेनिट्रेशन नहीं हो रही, अगली टीम के ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा। आपको ये नज़र आ रहा होगा कि अब जो मज़ेदार बात ये है कि 77% बॉल पोजीशन और एक जो है वो जी 123 मिनट के अंदर एक शॉट ऑन टारगेट सिर्फ, और 1019 पास कंप्लीट किए आपने। बिल्कुल। तो यहाँ पर मेरा ख्याल है कि उस माइंडसेट, अटैकिंग माइंडसेट से जाते हैं, अगर आप फुटबॉल में देखें तो आप अटैकिंग साइड में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि शॉट ऑन टारगेट। देखिए कल पोर्चुगल की टीम ने 6-1 से मैच जीता। बिल्कुल। और पोर्चुगल की टीम का बॉल पोजीशन उसमें स्विट्जरलैंड की टीम से कम था। बिल्कुल। पोर्चुगल की टीम के पास उस पूरे मैच में 48% बॉल पोजीशन रहा, लेकिन उसमें से उन्हें 6 गोल निकाल लिए। आप अगर 77% पोजीशन रख रहे हैं, 80% पोजीशन रख रहे हैं और उसमें से आप गोल नहीं निकाल पा रहे, और अगली टीम आप मोरक्को की जिस तरह से आपने बात की कि 22वें नंबर की टीम है, तो 22वें नंबर की टीम जब 8वें या 9वें या 7वें नंबर की टीम के खिलाफ मैदान में उतरेगी तो वो तो यही माइंडसेट लेकर उतरेगी कि हम अगर इस मैच को जितना लंबा लेकर जा सकते हैं, इस मैच को जितना तूल दे सकते हैं, वो हमारे हक में बेहतर है। तो आप मुझे बताइए कि मोरक्को के जो हकीम साहब हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जी अशरफ हकीमी उनका नाम है, राइट बैक हैं, ये रियल मैड्रिड की जानिब से भी खेल चुके हैं, आजकल PSG की जानिब से खेलते हैं, इससे पहले ब्रूशिया डॉर्टमुंड में खेल चुके हैं, इंटर मिलान में खेल चुके हैं। और यानी कि वास इसको ये रखते हैं। जी हाँ, उस प्रेशर सिचुएशन के अंदर जब उनको विनिंग पेनल्टी स्कोर की थी, उन्होंने पैनेंका के ज़रिए पेनल्टी स्कोर की और ये देखने से ताल्लुक़ रखता था। और वो जो सेलिब्रेशन उन्होंने उसके बाद की, जो गोल स्कोर करने के बाद अपनी टीम को जब वो क्वार्टर फाइनल में लेकर गए, तो वो सेलिब्रेशन असल में इस बात का इंदिया थी कि उनके टीममेट सर्जियो रामोस, जिनका ताल्लुक़ स्पेन से है, उनको ड्रॉप किया गया। और ये सेलिब्रेशन असल में सर्जियो रामोस करते हैं जो उन्होंने कॉपी की है। तो सर्जियो रामोस के साथ इजहार यकजहती करने के लिए और स्पेन की टीम के कोच को एक पैगाम देने के लिए भी उन्होंने ये सेलिब्रेशन की है। और स्पेन की टीम की जब सिलेक्शन हुई तो उसके बाद उन्होंने सर्जियो रामोस के हक़ में एक बयान भी दिया था अशरफ हकीमी ने। तो अशरफ हकीमी स्टैंड आउट प्लेयर हैं, हकीम ज़ियेश इनके स्टैंड आउट प्लेयर हैं, और इन दोनों की परफॉर्मेंस कल बहुत शानदार रही और इस पर बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होंगे मराकश की फुटबॉल टीम के। और पूरी अरब दुनिया के अंदर जश्न मनाया गया है, फ़लस्तीन का परचम लहराया गया और फ़लस्तीन के बारे में नारे लगाए गए हैं और फ़लस्तीन के अंदर भी जश्न मनाया गया। जी हाँ, पूरी दुनिया के अंदर ये एक मतलब यहाँ तक कि लंदन के अंदर भी कल मराकश के फ़ैन जो है वो सेंट्रल लंदन में जमा हुए थे और उन्होंने भी इसको सेलिब्रेट किया। तो पूरी दुनिया के अंदर इस जीत को महसूस किया गया, इसकी खुशी मनाई गई। और एक और शानदार तबसरा कल पढ़ने को मिला कि किसी बहाने मुसलमानों को ये भी याद करने का मौका मिला कि एक ज़माने में मुसलमान शुमाली अफ्रीका से मराकश के रास्ते गए थे, उन्हें उंदलस पता किया था। तो कल दोबारा जो है वो ये जीत उन्हीं उंदलस के मुसलमानों के नाम भी की गई। और साथ ही साथ पूरी अरब दुनिया के अंदर ये बहुत खुशी का लम्हा है, बहुत बड़ी बात है। और किसी भी फुटबॉल क्रिटिक ने ये प्रिडिक्ट नहीं किया होगा कि मराकश की टीम जो है वो इस बार फुटबॉल वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल खेल जाएगी। अच्छा, टाइम बहुत थोड़ा है, हमें क्वार्टर फाइनल्स भी डिस्कस करते हैं और क्वार्टर हाफ ही हमारे पास रह गया। क्रोएशिया वर्सेस ब्राज़ील, मोरक्को वर्सेस पोर्टुगल, नीदरलैंड्स वर्सेस अर्जेंटीना और इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस। तो पहले नीदरलैंड और अर्जेंटीना का कर देते हैं क्योंकि नीदरलैंड्स की टीम दुआ तो नीदरलैंड के साथ है क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो नीदरलैंड को जो दुआएं दी थी लगता है फुटबॉल वर्ल्ड कप में काम आएंगी। अर्जेंटीना के जो शायकीन जो मेसी के साथ अपने कलवी ताल्लुक़ की वजह से बड़े सहूलत के साथ नीदरलैंड्स की टीम को बाहर किए बैठे हैं, उनको मैं बहरहाल ये बताना चाहता हूँ कि 28 करोड़ आवाम की दुआएं नीदरलैंड के साथ हैं। इस मैच में जहाँ तक टैक्टिकल एनालिसिस की बात है, तो इसमें भी कोई अपसेट हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ी टीम को हराया था वो क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर। जी हाँ, नीदरलैंड्स की टीम के बारे में जहाँ तक बात करें, अभी हमने टैक्टिक्स की बात की, बॉल पोजेशन की बात की। नीदरलैंड्स के जो कोच हैं लुई वैन गाल, वो भी आमतौर पर पोजेशन बेस्ड फुटबॉल ही खेलते हैं, लेकिन जाहिर है कि जो टैक्टिक्स होते हैं वो आपकी टीम के हिसाब से तब्दील भी होते रहते हैं। तो इस वर्ल्ड कप में एक रवैया उनके रवैये में एक तब्दीली ये देखने में आ रही है कि जो मैच उन्होंने USA की टीम के ख़िलाफ़ भी खेला उसमें भी आपको ये देखने मिला होगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बॉल पोजेशन कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, बॉल को बहुत ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने जो बॉल पोजेशन उनके पास आ रहा था उस बॉल पोजेशन में से क्वालिटी स्ट्राइक्स बनाने की कोशिश की, उसमें से उन्होंने डिफेंस को ब्रेक करने की कोशिश की और इस दौरान उन्होंने कम पोजेशन होने के बावजूद भी 3 गोल स्कोर कर लिए।
तो ये बात याद रखनी चाहिए कि फ़ुटबॉल में अगर आपकी टीम इतनी अच्छी नहीं है कि वो पोजेशन को क्वालिटी के साथ कंट्रोल कर पा रही है, तो फिर वो पोजेशन ही बाद वक़्त आपके लिए तो क्या आपको लग रहा है कि कोपा अमेरिका के बाद ये जो इसका ख्वाब देख के बैठे हैं मेसी और आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, क्या पूरा हो पाएगा? देखिए, मेसी की जहाँ तक आप बात करेंगे तो ज़ाहिर है कि मेसी एक बहुत बड़ा नाम है और मेसी अकेला ही बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है इस वर्ल्ड कप के अंदर और इस मैच के अंदर भी। और किए भी हैं 1000 मैचेस के अंदर जितने गोल स्कोर किए उन्होंने, वो भी 1000 मैचेस में वो 879 गोल स्कोर कर चुके हैं और कितने ज़्यादा असिस्ट कर चुके हैं। जी हाँ, और आजकल तो वो प्ले मेकर के तौर पर ही खेल रहे हैं। 35 साल की उनकी उम्र हो चुकी है। और अर्जेंटीना की टीम का जो वीकनेस है वो ज़ाहिर है कि उनकी मिडफील्ड है और उसकी मिडफील्ड के आगे अगर मेसी जैसा प्ले मेकर ना खड़ा हो सकता है कि ये मिडफील्ड भी एक्सपोज हो जाए। तो नेदरलैंड्स और अर्जेंटीना के मैच को इस तरह से वन साइड मैच कह के बिल्कुल भी उस कल्बी ताल्लुक और अकीदत की बुनियाद पे अर्जेंटीना को मैच जितवाया नहीं जा सकता। ये एक तो तगड़ा मैच अनप्रेडिक्टेबल मैच के हवाले से बताएं ना, इंग्लैंड और फ्रांस को क्या देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? जी हाँ, इंग्लैंड और फ्रांस का मैच अल बैत स्टेडियम में खेला जाएगा जहाँ पर वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब। एक तस्वीर देख रहा था कि सब लोग जो है ना वो राइट साइड ऑफ द स्टेडियम खड़े में प्लेयर्स के और बाकी सारा फील्ड जो है उन्होंने छोड़ा हुआ है। ये क्यों कर रहे हैं? इंग्लैंड के क्या किस पे फोकस है फ्रांस में? देखिए, इंग्लैंड फ्रांस का मैच मतलब इसको नहीं बताया जा सकता कि ये कौन जीतेगा, इस किस्म का मैच है, अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन जो आपको इस वक्त बैलेंस इंग्लैंड की टीम में नज़र आ रहा है, एज अ टीम इंग्लैंड की टीम फ्रांस की टीम से शायद कहीं ना कहीं बेहतर है। लेकिन फ्रांस के जो इंडिविजुअल्स हैं, आप किलियन एम्बापे की हम मुस्तकिल बात कर रहे हैं, किलियन एम्बापे को कौन रोकेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जहाँ तक टीम की ताल्लुक है, फुटबॉल एक टीम स्पोर्ट है और अगर 11 लोग मिलकर खेल जाएं, अच्छा परफॉर्म कर जाएं, तो उसमें मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड की टीम को इस बात का मिलना चाहिए। ये प्रोटोकॉल के मैच के अंदर हमें साबित भी हुआ है कि एक इंडिविजुअल से मैच नहीं जीता जाता, एक किसी सेलिब्रिटी की वजह से मैच नहीं जीता, एक टीम जो है वो प्लेयर होना चाहिए। जी हाँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में भी ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि वो अब 37 साल के हो गए हैं। और जब अपने हीरोज़ की बात करते हैं, रोनाल्डो मेसी डिबेट की बात करते हैं, तो इसके ऊपर चलें आज मैं 2 मिनट अपने इसके ऊपर ज़ाया कर देता हूँ। देखिए, रोनाल्डो और मेसी दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं, इसमें किसी किस्म के और ये दोनों खुद एक दूसरे से इतराफ़ भी करते हैं। जी हाँ, कि हम एक ऐसी जगह पे पैदा कि जहाँ पर पहले देखते थे, फिर उसके बाद हमने मैराडोना को देखा, लेकिन ये एक ऐसी डिकेड हम देख रहे हैं कि जिसके अंदर 2 बड़े प्लेयर हमें इकट्ठे नजर आए। जी हाँ, 2 प्लेयर्स का इससे जो तवील मुकाबला है, इससे कंसिस्टेंट मुकाबला है, वो शायद फुटबॉल की तारीख में देखने को नहीं मिला है। लेकिन रोनाल्डो और मेसी की जहाँ तक बात की जाए तो बहरहाल हमें अपने हीरोज़ को इंसान होने का मार्जिन तो देना ही चाहिए। और जब आप 35 साल की उम्र में 37 साल की उम्र में फ़ुटबॉल जैसा खेल खेलने जाते हैं, तो उसमें ज़ाहिर है वो कल आपने देखा होगा कि रोनाल्डो के एलिमिनेट होने से जो फ्लूइडिटी उनकी टीम के अंदर पैदा हुई है, जो उनकी अटैक के अंदर एक पेस आई है, जिस स्टाइल से वो उनको असल में काउंटर अटैक में चूँकि डिफेंस ब्रेक करना होता है, तो उसमें उनके पास तेज़ भागने वाले विंगर मौजूद हैं, उनके पास तेज़ भागने वाला एक नंबर 9 स्ट्राइकर नहीं था, जिसकी कमी कल रामोस ने पूरी कर दी। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो उस फ्लो को मैच नहीं कर पा रहे थे, उस पेस को मैच नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने कल उनको बेंच पर बिठाया और आपने उसका नतीजा देख लिया। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी ये सलाहियत रखते हैं कि वो बड़े मैचों में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन रोनाल्डो को किस तरह से यूज़ किया जाए, ये इस समझ की और इसकी दाद देनी पड़ेगी फर्नांडो सैंटोस को कि उन्हें इस बात को फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? अब मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी हिस्सा नहीं रहे और अब पुर्तगाल की टीम का भी मोस्ट प्रोबेबली लास्ट। जी, ये पिछले 4-5 माह से बहुत बड़ी डिबेट चल रही है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मैनचेस्टर यूनाइटेड के ताल्लुकात के बारे में। वहाँ भी सेम यही हुआ कि जब मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर एरिक टेन हाग ने उनको बेंच कराया, तो पूरी दुनिया में एक शोर मच गया, क्रिस्टियानो को बेंच करा दिया। तो क्रिस्टियानो बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन अगर क्रिस्टियानो टीम की केमिस्ट्री में फिट नहीं हो पा रहे, तो जाहिर है कि टीम तो चलानी है। फुटबॉल एक टीम बिजनेस है, फुटबॉल एक टीम स्पोर्ट है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बिल्कुल भी इसमें डिग्रेड नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल भी डीफेम नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि फुटबॉल एक टीम बिजनेस है। तो आपकी वो 11 की जो एक केमिस्ट्री है, वो अगर मैच नहीं कर पा रही होगी, तो प्लेयर चाहे जितना बड़ा हो, उसे बेंच पर बैठना पड़ेगा। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी इस बात को बहरहाल समझते हैं और कल के मैच में जो उनका एटीट्यूड था, जिस तरह से वो वालेहाना अंदाज में सेलिब्रेशन में जाकर हिस्सा ले रहे थे और मैच के बाद भी जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम के साथ सेलिब्रेट किया। एक शूट लगाई थी 17 मिनट के अंदर, एक ही दफ़ा बॉल टच की थी। जी हाँ, वो बदकिस्मती से ऑफ साइड हो गई, लेकिन वो एक शानदार फिनिश थी और गुस्सा नजर आ रहा था उसमें। गुस्सा तो मैं इसको नहीं कहूँगा, वो एक प्लेयर का एग्रेशन होता है। फ्यूचर के खत्म होने के हवाले से भी हमने बात करी। 974 भी नाज़रीन खत्म हो चुका है और फीफा वर्ल्ड कप भी खत्म होने जा रहा है। और भारत का जो अपने कुछ क्रिकेट के हवाले से बात करें तो भारत का जो गरूर था वो भी खाक में मिलता जा रहा है। बांग्लादेश के हाथों मुसलसल शिकस्त का जो है सामना करना पड़ रहा है। हमें दीजिए इजाज़त, इस वक्त स्पोर्ट्स फ्लेक्स से इतना ही है। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।